नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है वाहिद शेख साहब, जो कि 7/11 के बेगुनाह कैदी थे और बाइज़्ज़त बरी हुए अदालत से, जो कि बम ब्लास्ट, जो आप जानते हैं कि 10 से 11 साल पहले जो बम ब्लास्ट हुआ था ट्रेनों में, उसमें वो मुजिम बनाए गए थे, लेकिन अदालत ने उनको बेगुनाह रिहा किया। आज मौजूद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए हम उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है इस तरह से। देखिए, आप जानते हैं कि आज से 13 साल पहले 11 जुलाई को ही 2006 में बॉम्बे में ट्रेनों में ब्लास्ट हुए थे और उस ब्लास्ट में करीब 200 लोग हलाक हुए थे। उस ब्लास्ट के बाद बॉम्बे एटीएस ने 13 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया था, जिसमें मैं भी शामिल था, और 10 साल तक के बॉम्बे की सेशन कोर्ट में ये ट्रायल चला और 10 साल के बाद कोर्ट ने मुझे बाइज़्ज़त बरी किया। लेकिन मेरे साथ जो 12 लोग गिरफ्तार थे उनको कोर्ट ने सजाएं दी। 5 लोगों को मौत की सज़ा दी, 7 लोगों को लाइफ की सज़ा दी। तो मेरा ऐसा कहना है, मेरा ऐसा मानना है, हमारे पास इतने सबूत है और मैं पर्सनली जानता हूँ कि वो सब बेगुनाह है, तो उनकी रिहाई के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। हर साल 11 जुलाई की एनिवर्सरी पर हम प्रोग्राम करते हैं, प्रेस मीट करते हैं, गैदरिंग करते हैं और आवाम को बताते हैं कि इस केस में बहुत ज़्यादती हुई है, पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया है, झूठा कन्फेशन लिया है, और जो लोग गिरफ्तार है, जो सज़ा में है, जो पिछले 13 साल से जूझ रहे हैं, सज़ा काट रहे हैं, वो बेगुनाह है, जिनको रॉन्गफुल कन्विक्शन किया है। तो हमारी मांग ये है कि वो रॉन्गफुल कन्विक्शन ख़त्म किया जाए और जल्द से जल्द हाईकोर्ट से उनको बाइज़्ज़त बरी किया जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि आपने एक किताब भी लिखी, बेगुनाह कैदी, तो इस बेगुनाह कैदी में 11 लोग जो है जिनको सज़ा सुनाई गई है, क्या उनके ताल्लुक से भी उसमें कुछ बात कही गई है? मेरी जो किताब है बेगुनाह कैदी, उसमें ये 12 लोगों की ही कहानी है, जिसमें वो उन्होंने कोर्ट के सामने जो स्टेटमेंट दिया, जो रिटर्न स्टेटमेंट दिया, जो उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी बेगुनाही के बारे में जो सबूत और शवाहिद पेश किए, वो सारे उस किताब के अंदर डिटेल में लिखे हुए, उनका बयान लिखा हुआ है, उसका तज्जिया किया हुआ है, कानूनी नुक्ते निगाह से उसको परखा गया है और ये बताने की कोशिश की गई है उस किताब में कि बेगुनाह होते हुए भी उनको सज़ा दी गई। जैसे कि ये बताइए वाहिद शेख साहब कि आपको रिहा हुए कितने महीने हो गए? मुझे रिहा होने 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, और 4 साल रिहा होने के बाद में अदालत ने आपको बाइज़्ज़त बरी किया है और आज भी पुलिस परेशान कर रही है। जिस तरह से हमको मीडिया के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए आज पता चला कि एक इंस्पेक्टर जो है डाकिया बनकर आपके घर पर आया और आप वहाँ मौजूद नहीं थे और आपकी फैमिली मौजूद थी, उनको हरेसमेंट किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, रिहा होने के बाद जब मैं बाहर आया, उसके बाद से ही पुलिस वाले जो है अलग अलग तरह से मुझे परेशान करते रहे। कभी मेरे घर पर आते रहे, कभी मेरे घर वालों से मिलकर अलग अलग किस्म के सवालात करते रहे, तो और मुझे बुलाते रहे पुलिस स्टेशन, लेकिन मैं कभी पुलिस स्टेशन गया नहीं। मेरा ये कहना था कि आप अगर मुझे पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं तो मुझे नोटिस दीजिए कानून के हिसाब से। और जो पुलिस वाले आकर के उल्टे पुल्टे सवालात करते थे या हरेस करते थे, मैं उनके खिलाफ पुलिस कमिश्नर बॉम्बे को कंप्लेंट करता था। तो ये मेरी कंप्लेंट जो है ये दिल्ली भी पहुंची, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पहुंची और ये HRDA को पहुंची, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अलर्ट। तो ये सारी कंप्लेंट पहुंचने के बाद अब ऊपर से इंक्वायरी आई है कि भाई ये जो कंप्लेंट हुई है, वाहिद को जो परेशान कर रही है पुलिस, इस पर आपने क्या कार्रवाई की। ये बॉम्बे पुलिस कमिश्नर से पूछा है, लेकिन बॉम्बे पुलिस कमिश्नर ने पिछले 5 महीनों से कुछ किया नहीं। तो अब ये मुझे परेशान कर रहा है कि मैं वो कंप्लेंट वापस ले लूँ। इसलिए कभी डाकिया बनकर आते हैं, कभी समन देने के नाम पर मेरे घर पे आ रहे हैं, कभी मेरे बेटे से इंट्रोगेशन कर रहे हैं, कभी मेरी बीवी से बदतमीजी कर रहे हैं। तो ये मुसलसल सिलसिला चल रहा है। कल भी ये लोग आए थे और कल भी जो है ACP जाधव का घाटकोपर से मुझे फ़ोन आया था। तो मेरा कहना यही था कि ये हरेसमेंट आप बंद कर दो और मेरे घर पर आना बंद कर दो, क्योंकि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। इंस्पेक्टर जो आए थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था रमेश रूपवते। अच्छा। वो CID यूनिट 7 का कोई हवलदार था। अच्छा। जिसको ACP जाधव घाटकोपर ने भेजा था। अच्छा। तो मैंने उनको कह दिया है कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊँगा और ये आपका समन भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये इलीगल समन है। और ये कि अगर आप लोग फिर से मेरे को परेशान करेंगे तो मैं आपके खिलाफ फिर बॉम्बे पुलिस कमिश्नर में और हाईकोर्ट में कंप्लेंट करूँगा। तो लगता है आपको कि आपको फिर से झूठे केस में फंसाया जा सकता है? मुझे लगता है, आपके घर वालों को बिल्कुल मुझे लगता है कि कभी भी किसी भी वक्त किसी भी दिन बॉम्बे पुलिस मुझे या मेरे घर वाले के किसी भी फ़र्द को झूठे केस में फंसा सकती है, क्योंकि वो उन्होंने इतने बड़े केस में फंसाया है और उनको कोई बाल बायका नहीं हुआ है, तो वो कभी भी जो झूठे केस में फंसा सकते हैं। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है। क्योंकि साजिश करने वाले तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि आपने जिक्र किया संजू भट्ट जी का, जिनको बिना किसी जुर्म के 30 साल की कैद सुना दी गई है। ये तो बड़ा यानी कि बहुत ही दर्दनाक मामला है
तो क्या ऐसा किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है उनके साथ? क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो लोग भी सच बात कह रहे हैं, हक बात कह रहे हैं, और अल्टीमेटली ये हक बात स्टेट से टकरा रही है, इसलिए कि स्टेट हक बात नहीं कह रही है, स्टेट सच बात नहीं कर रही है, ये पूरा निज़ाम, ये पूरा सिस्टम जो है करप्शन पर मुश्तमिल है। तो जब वो उनके कॉज से टकरा रहा है तो ऐसे लोगों को जो सच बात कह रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो अपने हो या गैर हो, चाहे वो पुलिस वाले हो या गैर हो, और उनको जो है रॉन्गफुली प्रोसिक्यूट करके उनको सजाएं दी जा रही है। आम आदमी भी, जैसे हम लोग परेशान हैं, उसी तरह IPS ऑफिसर संजीव भट्ट भी परेशान है और उनको इस तरह से रॉन्गफुल कन्विक्शन दिया गया। हम उनके लिए भी जो है आवाज़ उठाते हैं और उनकी रिहाई की भी हम मांग करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सच बोलने की सज़ा हेमंत करकर को दी गई, संजीव भट्ट को दी जा रही है, तो यानी मुसलमानों के हक में बोलने की सज़ा लगता है आपको कि उनको दी जा रही है? बिल्कुल दी जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं गुजरात के जो 2002 के फसादात में नानावती कमीशन के सामने IPS ऑफिसर संजीव भट्ट ने जो एफिडेविट फाइल किया, जो बयान दिया, जो स्टेट के खिलाफ था, जो स्टेट पुलिस और मशीनरी के खिलाफ था, और उसकी वजह से जो है बहुत सारी सच्चाई कमीशन के सामने आई, तो उसी की सज़ा जो है उनको दी जा रही है, हमारा ये मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया वाइस शिक्षक साहब, आपने समय मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शाहिद के साथ में जी, यही बोल रही हूँ, हुकूमत से बोल रही हूँ। अब आप जो है सरकार से क्या अपील करना चाहिए, क्या कहना मैं चाहिए? कहना चाहती हूँ कि बच्चों को रिहा करें, बच्चे बहुत परेशान हैं, उनकी आंखें ख़राब हो रही हैं, हम खुद बीमार रहते हैं, अकेले बिहार में पड़े रहते हैं झोपड़े में, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। क्या कहेंगे हुकूमत से? कहेंगे बच्चों को रिहा कीजिए, बच्चे बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, 13 साल में सब सारे बच्चे बीमार रहते हैं। कमाल अहमद की आंखें ख़राब हो चुकी हैं और मेरी खुद आंखें ख़राब हो चुकी हैं, रोते रोते मालूम होता है मैं जाऊँगा तब उनको रिहा होएगी कि नहीं होगी। मेरा तो यही हुकूमत से गुजारिश है कि बच्चों को रिहा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। साहिब साहब, आपसे सवाल ये है कि 7/11 के इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या रणनीति होगी, आपको क्या करने जाएगा, किस तरह से इस मामले को देखेंगे? 7/11 के केस में बहुत सारे फ्लॉज नज़र आते हैं। पैमानों को बदल दिया गया है, मकोका के अंदर कन्फेशंस, मकोका का एप्लीकेशन एक टेररिस्ट केस में, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 2 अलग अलग सेट ऑफ अक्यूज्ड को पकड़ना, इस केस में टॉर्चर का होना जो कि कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के ख़िलाफ़ है, और जो इंडिया एक सिग्नेटरी है कि हमारे यहाँ टॉर्चर नहीं होगा, उसके बाद भी इस केस में टॉर्चर को एविडेंस से डायरेक्ट लिंक किया गया है, इसलिए इसके एविडेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है और आगे हाई कोर्ट में इसको अपील होगी, और हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट इसको सही पैमानों से और अपने सही तरीक़ों से जब इसको देखेगा तो बात साफ हो जाएगी। जैसे कि हम ये जानते हैं कि इस तरह के मामला होते चले आ रहे हैं लगातार, और मिल्लत में खासतौर से जो हमारी NGO है बात तो करती है कि एक लॉयर का पैनल होगा, मजबूत पैनल बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं जमात-उल-उलमा इस तरह के केसेस लड़ रही है, क्योंकि उससे बात बनती नहीं है। तो बहुत सारी इस तरह की बातें तो हुई कि लॉयर का, वकील का पैनल बने, मजबूत पैनल बने, उस तरह के मामलों को देखें, लेकिन आज तक हो नहीं पाया। उसकी वजह क्या है? जमीयत ने जो काम किया है और दूसरे इदारों ने भी इसमें जो काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ये मामलात इतने उलझे हुए हैं, कोर्ट कचहरी इतनी उलझी हुई चीज़ होती है, टाडा पोटा UAPA मकोका के अंदर कोई भी केस लग जाने में प्रोसिक्यूशन वकील परेशान हो जाता है तो डिफेंस वकील तो और बात है। कोर्ट अपने में इतना लेंदी और एक्सपेंसिव और इतना टेक्निकल प्रोसेस है कि एक लॉयर को ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ता है इसको समझने के लिए, उसको अपना खाना चाहिए। कोई भी इदारा जब इस काम को डिफेंस के साइड से करेगी तो उसको बहुत मुश्किलात आएंगी और पूरी तरह से नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्टेट भी जब ये काम करेगा मान लीजिए डिफेंस की तरफ से तो पूरी तरह से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है जी, और इसमें इतनी मेहनत, इतनी लगन और इतने पैसे और इतना नॉलेज की ज़रूरत होती है कि हमारे पास कहाँ है, कोई भी इदारे के पास कहाँ है। लेकिन ये ज़रूर है कि लोग इसमें लगे रहे हैं और लगे रहेंगे और लोग जुड़ेंगे तो इसकी आवाज़ आगे जाएगी। जब पे तो ऐसे सरमायादार हैं बहुत सारे, और 20 करोड़ की आबादी में एक मजबूत पैनल नहीं बन सकता है, ये बड़ी ताजुब की बात है। मजबूत पैनल आप जितना भी बना दीजिएगा
आपको इसके सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। मजबूत पैनल तो बन सकता है, उसकी क्या वजूहत है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन इन केसेस को बरी कराना लोअर कोर्ट, सेशंस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये एक बहुत उलझा हुआ काम है। आप अच्छे लॉयर्स के पास जब इस तरह के केस को, इतने हाई लेवल के केस को जाइएगा, तो ये ओवरऑल केस की पैरवी में इसमें कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपए लगेंगे 10 से 20 साल के अंदर एक आदमी के लिए, और इस केस में 14-13 लोग। तो इतना जो पैसा, इतना नॉलेज और इतना टाइम कम्युनिटी का, मिल्लत का, यही हमारी गरीबी है कि हमको ऐसी चीज़ों में फंसा दिया गया है जिसमें हमारा सारा रिसोर्सेज लग जाए, और वो रिसोर्सेज हमारे पास पूरी तरह है भी नहीं। इतना पैसा कहाँ है मिल्लत के पास, इतना नॉलेज कहाँ है, इतने लॉयर्स कहाँ हैं? ये मिल्लत की गलती नहीं है, ये स्टेट की गलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहिए सर? इस तरह से क्या इस मामले को लेकर जो अदालत की जो कार्रवाई है और जो खानदान उलझे हुए हैं, तो ये समझिए कि पूरा सरमाया उनका लग चुका है, तो आप ज़्यादा महसूस कर सकते हो उसको। मैंने जैसा अपनी तकरीर में भी कहा कि हमारी जो अदालतें हैं या हमारे जो जजेस हैं वो सिस्टम फॉलो करते हैं। सिस्टम फॉलो करते करते अगर किस्मत से आपको इंसाफ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उनको इंसाफ से कुछ लेना देना नहीं। अभी देखिए, हम 25 साल बाद बरी हुए, जज ने बरी करके, क्या हमारे साथ में इंसाफ हुआ? अब ये 25 साल हम सफ़र हुए, हमारी फैमिली सफ़र हुए, हमारे बच्चों पे सबसे ज़्यादा उसका असर पड़ा। फिर 25 साल जब हम नासिक आते जाते रहे तो हमारा पैसा भी गया, सबसे बड़ा वेयर एंड टेयर हमारी जिस्म का हुआ, इसकी भरपाई कौन देगा? तो इंसाफ हुआ कब? हमारे जजेस इंसाफ क्यों नहीं करते, ये मेरा सवाल है। बहुत शुक्रिया।